हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की क्लास आपके सीटेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जहां से कि आपको अपने एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको सीटेट CDP के या फिर हिंदी पेडागोजी के की पॉइंट्स वाले नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं, जिसका प्राइस बहुत ही कम है। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी नोट्स को परचेज कर चुके हैं। इसके अलावा आपकी CDP की कंप्लीट मैराथन क्लासेस हो चुकी है, हिंदी पेडागोजी की भी कंप्लीट मैराथन क्लास हो चुकी है, EVS की, इसके साथ साथ मैथ की भी कंप्लीट मैराथन क्लासेस हो चुकी है। तो अगर अभी तक आपने उन सभी क्लासेस को नहीं देखा हुआ है तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पर सारी क्लासेस मिल जाएगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वहाँ से आपको अपने एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कि यहाँ पर क्या दे रखा है, ए दे रखा है मौन विधि भाषा अधिगम को मानसिक गतिविधि के रूप में स्वीकृत करते हैं। बिल्कुल सही दे रखा है, ठीक है। क्योंकि जब बच्चा मान लीजिए किसी बुक को जब आप भी रीड करते हो, जब आप मन ही मन में किसी चीज़ को पढ़ते हो तो आप प्रॉपर तर्क करते हो, वितर्क करते हो, उस चीज़ के बारे में सोच पाते हो कि अच्छा ये दे रखा है, ठीक है। बट जब आप जोर जोर से उस चीज़ को बोल बोल कर पढ़ते हो तो आप उतनी अच्छी तरीके से सोच समझ नहीं पाते, है ना, क्योंकि उस टाइम आप बोल भी रहे होते हो, है ना। यानी जब आप बोल कर पढ़ते हो तो जो आपकी मानसिक गतिविधि है, तर्क वितर्क करने की जो क्षमता है, उतनी बेहतर तरीके से नहीं हो पाती है। लेकिन जब आप मौन पठन करते हो, किसी चीज़ को मन ही मन में पढ़ते हो, तो वहाँ पर जो आपकी मानसिक गतिविधि है उसका विकास बहुत बेहतर तरीके से होता है। तो ये बात बिल्कुल सही दे रखी है, ठीक है। बी क्या दे रखा है, मौन विधि में शिक्षार्थी एक वैज्ञानिक या अन्वेषक है जो अनुभव और अवसरों के आधार पर भाषा के प्रति अपनी समझ बनाता है। अभी यही चीज़ मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की कि जो चीज़ें दे रखी होती है ना, बच्चा उस चीज़ के बारे में तर्क करता है, वितर्क करता है ना, भाषा के बारे में अपनी समझ को विकसित करता है। तो ये बात बिल्कुल सही दे रखी है, यानी कि ए और बी दोनों ही आपका यहाँ पर सही दे रखा है। तो कौन से ऑप्शन में है, ए और बी दोनों सही है, और ए जो है बी का कारक है, बिल्कुल सही बात है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, भाषा की कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ए क्या दे रखा है, अध्यापक व्याख्या करने वाला और विद्यार्थी श्रोता होना चाहिए, यानी कि जो टीचर है वो क्लासरूम में व्याख्या दे और सिर्फ बच्चे उसको सुने। ये बिल्कुल गलत चीज़ दे रखी है, ठीक है। टीचर और छात्र दोनों ही एक्टिव होने चाहिए, ये बात कहती है आपकी NAP और NCF, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो गलत दे रखा है, ठीक है। अध्यापक सत्ताधारी यानी कि सिर्फ जो टीचर के है वही स्टूडेंट करें, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अध्यापक और विद्यार्थी आपस में साझेदारी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो टीचर है वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है स्टूडेंट से, और जो स्टूडेंट है वो भी टीचर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। दोनों क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, है ना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अध्यापक निर्देशक नहीं, अध्यापक निर्देशक नहीं होता है, फैसिलिटेटर होता है, सुविधादाता होता है, ठीक है। जहाँ पर बच्चों को मदद की जरूरत होती है वहाँ पर टीचर बच्चों को हेल्प प्रोवाइड करता है ना, अकॉर्डिंग टू NCF और NAP। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन भी आपका यहाँ पर कट जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, समुची पाठ्यचर्या में भाषा का केंद्र बिंदु किस पर होना चाहिए, ठीक है। समुची पाठ्यचर्या में भाषा के केंद्र बिंदु की बात की है। देखिए, जो भाषा होती है ना, ये सभी विषयों का क्या होती है, केंद्र होती है, यानी कि बिना भाषा के हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, सभी कक्षाओं में मुख्यतः भाषा शिक्षण, यानी सिर्फ हम भाषा शिक्षण ही कराएं, है ना, बच्चे को कोई और सब्जेक्ट बताए ही ना, पढ़ाए ही ना। ये तो बिल्कुल गलत बात दे रखी है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। सभी विषयों की मदद से भाषा शिक्षण, बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो अदर सब्जेक्ट होते हैं, है ना, जब आप उनको बच्चे को बता रहे हैं या फिर पढ़ा रहे हैं तो उससे बच्चे का भाषा विकास भी तो हो रहा है, बच्चा लैंग्वेज के बारे में तो नॉलेज रख रहा है। तो जो भाषा होती है क्या होती है, सभी विषयों का केंद्र होती है ना, यानी कि सभी विषयों के माध्यम से बच्चे का भाषाई विकास होता है, भाषा शिक्षण होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही दे रखा है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विशेष सत्रों में भाषा शिक्षण, यानी कि हम किसी विशेष सत्र में ही भाषा शिक्षण कराएं, नहीं, ये बात भी गलत दे रखी है, ठीक है। पाठ्य सहगामी गतिविधियों के माध्यम से भाषा शिक्षण, यहाँ पर देखिए पाठ्य सहगामी गतिविधियों की बात ही नहीं की गई है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रखा है, समुच्चय पाठ्यचर्या में भाषा, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में यह ड्रिल करवा रही है। शिवा ने एक पत्र लिखा, उसने यह पत्र कल लिखा था। शिवा ने उपन्यास पूरा पढ़ लिया है, उसने यह कल पूरा पढ़ लिया था। यह अध्यापिका क्या करवा रही है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, संरचनात्मक अभ्यास, कार्यात्मक संप्रेषणात्मक अभ्यास, सामाजिक अंतःक्रिया अभ्यास, ठीक है। अब देखिए जो टीचर है वो क्या करवा रही है, ड्रिल करवा रही है, प्रैक्टिस करवा रही है, ठीक है। वो भी किसकी, कि शिवा ने एक पत्र लिखा था, यानी किसकी यहाँ पर बात हो रही है, स्ट्रक्चर की बात हो रही है, संरचना
संरचना की बात हो रही है, जो शब्द है बच्चा उसकी संरचना को समझ पाए, ठीक है, कि सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, है ना। जो टीचर है वो इसी का तो ड्रिल करवा रही है। शिवा ने एक पत्र लिखा, उसने यह पत्र कल लिखा था, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि वो संप्रेषित करवा रही है। संप्रेषित का मतलब क्या होता है, बच्चा अपने समाज में संप्रेषित कर पाए, ठीक है, बोलचाल की जो आपकी लैंग्वेज होती है उसमें वार्तालाप कर पाए, ठीक है। बट टीचर वो यहाँ पर कर ही नहीं रही है, वो तो सीधे जो स्ट्रक्चर वे में जो संरचना होती है शब्दों की उसके बारे में बच्चों को बता रही है, उसी की प्रैक्टिस करवा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संरचनात्मक अभ्यास हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कि ये जो आपकी एक पोएम जैसी दे रखी है, ये क्या है, शब्दों के स्ट्रक्चर को ही बता रहे हैं, संरचना को ही बता रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर समझ पाए होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। संप्रेषण यहाँ पर करवा ही नहीं रही है टीचर, ठीक है, क्योंकि वो सीधे ड्रिल करवा रही है, प्रैक्टिस करवा रही है, ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया नहीं करवा रही है। सोशल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, बच्चा अपने समाज में इंटरेक्ट कर पाए, अंतःक्रिया कर पाए, बातचीत कर पाए, ठीक है। कार्यात्मक कार्य भी नहीं करवा रही है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। विद्यार्थियों को कृतवाच्य से क्रमवाच्य बनाने में कठिनाई आ रही है। विद्यार्थियों की इस परेशानी को भांपते हुए अध्यापक कार्य संबंधी कुछ संकेत व प्रतिरूप बताती है। इस मदद के आधार पर विद्यार्थियों ने पूरे अनुच्छेद को कृतवाच्य से क्रमवाच्य में बदल दिया है। किसका उदाहरण है, ऑप्शन क्या दे रखा है, प्याजे का सिद्धांत, क्रेशन का सिद्धांत, ब्रूनर का सिद्धांत, वाइगोस्की का सिद्धांत। आप सभी को पता है कि स्कैफोल्डिंग की बात किसने की है, लेव वाइगोस्की ने, जो कि क्या कहते हैं कि अगर बच्चा किसी भी कौशल को सीख रहा है, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, उसको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन उसको सॉल्व करके मत बताइए, ठीक है, सिर्फ हल्का सा संकेत दीजिए, इशारा दीजिए, ताकि बच्चा उस क्वेश्चन को खुद समझ पाए, ठीक है, उस स्किल्स के बारे में खुद नॉलेज बना पाए, है ना। तो यहाँ पर जो लेव वाइगोस्की वो क्या कहते हैं कि अगर बच्चा, ठीक है, जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो साइकिल सीख रहे होते तो ऐसा तो है नहीं कि उसको जन्म से ही साइकिल चलाना आता है ना। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, हल्का सा पीछे से सपोर्ट करके रखते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि पेरेंट्स आजीवन सपोर्ट करके रखते हैं, है ना। जब तक बच्चा साइकिल चलाना सीख नहीं जाता तब तक ही वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। वो भी क्या करते हैं, हल्का सा मदद देते हैं, ठीक है। बच्चा तो साइकिल खुद ही चलाता है ना। तो यहाँ पर जो लेव वाइगोस्की है उनका कहना यही है कि अगर बच्चा कोई चीज़ सीख नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, ठीक है, तो उसको टेम्परेरी हेल्प दीजिए, हल्का सा संकेत, इशारा दीजिए, ताकि बच्चा उस क्वेश्चन के सोल्यूशन तक खुद पहुँच पाए, है ना। तो यहाँ पर इसी का नाम इन्होंने दिया स्कैफोल्डिंग, पार, ढांचा, आलम्बन, है ना। इसको हिंदी में आप अलग अलग नाम से जानते हैं, बट इंग्लिश में आपको एक ही नाम देखने को मिलेगा, स्कैफोल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, लेव वाइगोस्की की बात हो रही है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बता दी। अदरवाइज इस क्वेश्चन के लिए आप एक ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जब भी आपको सीडीपी में या फिर हिंदी में या फिर इंग्लिश में, है ना, या फिर जो भी आपकी लैंग्वेज हो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाए जहाँ पर संकेत, इशारे या फिर अस्थायी मदद की बात की जाए, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, स्कैफोल्डिंग होता है, पाड़ होता है, ठीक है, जिसकी बात किसने की थी, लेव वाइगोस्की ने। सिंपल सा इतना ही है। बट आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आप जो पूरे क्वेश्चन को एक बार ध्यान से रीड जरूर कर लीजिएगा। ये तब के लिए जब आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। हालांकि 90% तक केस में आपका वो क्वेश्चन सही होगा, है ना। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, अध्यापिका विद्यार्थियों को कुछ संकेत जैसे कहानियाँ का शीर्षक, कहानी के पात्र, ठीक है, थीम, अंत और संदेश के आधार पर कहानी पूरा करने के लिए कहती है। यहाँ विद्यार्थी किस प्रकार की गतिविधि में शामिल है, ठीक है। मैंने क्या बताया, जहाँ पर संकेत या फिर इशारे की बात हो वहाँ पर आपका क्या होगा, स्कैफोल्डिंग होगा, ठीक है, जिसको दिया किसने, लेव वाइगोस्की ने। बट यहाँ पर क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें कोई भी वर्ड आपको देखने को नहीं मिला, ठीक है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो लेव वाइगोस्की उन्होंने किसका सिद्धांत दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, उन्होंने सोशियो कल्चरल थ्योरी दी है, ठीक है। तो यहाँ पर वही ऑप्शन में आपको उठा करके दे रखा है, ठीक है। आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं जो सीटेट का लेवल है ना, जो क्वेश्चन पूछने का इनका तरीका है वो किस तरीके से इन्होंने चीज़ों को पूछ रखा है। एक ही क्वेश्चन को ये लोग 3 से 4 बार घुमा फिरा करके रिप्रेजेंट करते हैं आपके सामने, ठीक है। स्टूडेंट सोचते हैं कहाँ से क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन सेम ही होता है, सिर्फ जो उसके उनके पूछने का तरीका होता है, सिर्फ जो लैंग्वेज होती है उसको ये थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सामाजिक रचनावादी, क्योंकि समाज, संस्कृति या फिर जो लैंग्वेज उसकी बात कौन करते हैं, आपके लेव वाइगोस्की करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या रखा है, अध्यापिका अपने विद्यार्थियों से उसकी पहली हवाई यात्रा
कहानी पर चर्चा करती है और फिर इसको कक्षा के सामने अभिनीत करने के लिए कहती है। अध्यापक विद्यार्थियों में क्या विकसित करना चाहती है। ठीक है, अब देखिए जब भी टीचर बच्चों को कुछ अभिनीत करने के लिए कहती है तो सबसे पहली बात तो उसके अंदर क्रिएटिविटी तो आएगी, रचनात्मकता तो आएगी, है ना, क्योंकि वो उस चीज़ को बच्चा खुद अभिनय कर रहा है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। क्रिएटिविटी क्या होती है? कुछ नया करने की क्षमता, है ना। यहाँ पर संप्रेषण, अब देखिए जब बच्चा अभिनय करेगा तो सिंपल सी बात है, एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करेगा, संप्रेषण भी करेगा, बातचीत भी करेगा, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, बच्चा एक दूसरे से सहयोग के साथ में भी सीखेगा चीज़ों को, है ना, एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे, क्योंकि जब आपने भी अगर आपने क्लासरूम में या फिर किसी भी फंक्शन में अभिनय वगैरह किया होगा तो वहाँ पर एक दूसरे से जो बच्चे होते हैं वो सहयोग करते हैं। ठीक है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन भी होगा। समालोचनात्मक चिंतन, अब देखिए जो बच्चे होंगे वो यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि बच्चा अलग अलग डायरेक्शन में सोच पाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाए। यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों को तो सिर्फ अभिनय करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चा है यहाँ पर वो सिर्फ अभिनय करेगा। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करेगा यहाँ पर, है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करने की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर ए बी सी जो कि आपके फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा था, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, स्थिति मूलक भाषा शिक्षण किस पर आधारित है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक नया क्वेश्चन बना। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। ध्यान रखिएगा, जब भी स्थिति मूलक भाषा शिक्षण की बात हो तो उसके 3 चरण होते हैं। एक तो होता है प्रस्तुतिकरण, अभ्यास और उत्पादन। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए ये जो स्थिति मूलक भाषा शिक्षण होता है इसमें होता है क्या है, जैसे जो बच्चे को टीचिंग मेथड होती है, आपने पढ़ा होगा, शिक्षण विधियाँ होती है, वो किस तरीके से सिखाई जाए। ठीक है, उसके बारे में इसमें बात की जाती है। तो इसमें ये कहा जाता है कि सबसे पहले बच्चों के सामने आप प्रस्तुतिकरण कीजिए उसका। ठीक है, उसके बाद में अभ्यास कराइए, उसके बाद में उत्पादन। ठीक है, बच्चा कितना उस चीज़ को सीख पाया। तो ये 3 स्टेप आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपको अपने एग्जाम में नए देखने को मिलते हैं हर बार ही। ठीक है, क्योंकि इस बार जो आपका 7 जुलाई वाला एग्जाम हुआ था उसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही नए देखने को मिले थे। ठीक है, तो यहाँ पर अक्सर ही आपके एग्जाम में ये चीज़ होती है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर हिंदी पेडागोजी में अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हो रहा है उसमें नए देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उन उपागमों की पहचान करें जो अन्य सिद्धांतों का अनुसरण करते हो। एक क्या दे रखा है, बोली जा रही और लिखित सामग्री की संरचना। ठीक है, और व्याकरणिक विशेषताओं का प्रत्यक्ष रूप से शिक्षण। ठीक है, यहाँ पर व्याकरणिक विशेषताओं का प्रत्यक्ष रूप से शिक्षण की बात की जा रही है। बी क्या दे रखा है, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में बोली जा रही लिखित सामग्री का जुड़ाव बनाना, ऐसे कार्य इकाइयों की योजना बनाना जिनका मुख्य केंद्र बिंदु समुची सामग्री के आधार पर कौशल विकसित करने पर हो। ठीक है, कार्य आधारित भाषा शिक्षण नहीं, ये तो आपका होगा ही नहीं। पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो आपकी पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश होते हैं उसमें ये तीनों ही चीज़ें सम्मिलित होती हैं, है ना। जो बोली जा रही जो लिखित सामग्री होती है उसकी संरचना की व्याकरणिक विशेषताएं भी बताई जाती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ सामाजिक संदर्भ से चीज़ों को जोड़ा भी जाता है ना। इसके साथ साथ जो मुख्य बिंदु होते हैं उन पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो तीनों बातें आपकी सही है, किसके अंतर्गत आ जाएंगे, पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश के अंतर्गत आ जाएंगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपके सीटेट के एग्जाम में एक नया क्वेश्चन बना। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, भाषा शिक्षण में कौन सा परामर्श अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, कार्य आधारित भाषा अधिगम। क्या यहाँ पर किसी भी प्रकार के कार्य की बात हो रही है? नहीं। ठीक है, पाठ्य सामग्री आधारित भाषा शिक्षण नहीं, यहाँ पर पाठ्य सामग्री की बात नहीं हुई है ना। समुदाय आधारित भाषा अधिगम, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो परामर्श अधिगम सिद्धांत है वो क्या कहता है कि जो भी चीज़ें आप बच्चे को बताएं, ठीक है, या फिर जो चीज़ बच्चे ने सीख रखी है बच्चा उसके बीच में सामंजस्य स्थापित कर पाए, है ना, कि ये चीज़ किसके बारे में है। तो यही क्या कहता है, आपका परामर्श अधिगम सिद्धांत कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, समुदाय आधारित भाषा अधिगम। ठीक है, बच्चा क्या कर पाए, उस चीज़ के बारे में सामंजस्य स्थापित कर पाए। कि यहाँ पर भाषा शिक्षण की बात हो रही है। ठीक है, तो बच्चा भाषा कहाँ से सीखता है, अपने समाज से ही सीखता है ना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सुझाव कोष। ठीक है, परामर्श का मतलब ये नहीं हो जाएगा सुझाव देना, नहीं, ये आपका जो है समुदाय आधारित भाषा अधिगम से संबंधित होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन नहीं होगा, ये आपके एग्जाम में एक नया क्वेश्चन बना था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित पद्धति कार्य को पढ़ें और क्रियान्वयन की दृष्टि से क्रम दे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक क्रम में इन चीज़ों को बताना है। सबसे पहले क्या दे रखा है, अधिगम गतिविधि की अभिकल्पना करना, निर्देश देना, मॉनिटरिंग और विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन। उसके बाद में क्या दे रखा है, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों का उल्लेख करना, टॉपिक, थीम और स्थितियों को चिन्हित करना, है ना।
अब देखिए, अगर आपने बीएड या फिर डीएलएड किया होगा तो आपकी टीचिंग ट्रेनिंग लगी होगी, है ना, कुछ दिनों के लिए लगती है। तो उसमें क्या होता है, जब आप बच्चों को कोई भी चीज़ पढ़ाने जाते हैं तो क्या करते हैं, एक उद्देश्य निर्धारित करते हैं, है ना, कि ये चीज़ बच्चों को बतानी है और किस तरीके से बतानी है ना। क्योंकि उसमें होता क्या है कि आपको जो टॉपिक, जैसे कि मान लीजिए अगर बच्चों को आपको त्रिभुज पढ़ाना है तो त्रिभुज तक बच्चा खुद पहुँच सके, है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उद्देश्य बनाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पाठ्यक्रम के उद्देश्य का उल्लेख करेंगे, है ना, कि किस तरीके से हमें बच्चों को चीज़ें बतानी है फिर पढ़ानी है, ताकि बच्चा जो टॉपिक हमें पढ़ाना उस तक खुद पहुंच जाए, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले सी आना चाहिए, है ना। तो सी देखिए आपके यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में दे रखा, फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि 2 ऑप्शन तो आपके पहले ही कट गए, है ना। उसके बाद में क्या करते हैं कि अगर बच्चा, है ना, उस चीज़ तक खुद पहुंच गया, जैसे कि त्रिभुज आपको पढ़ना था, अब त्रिभुज तक बच्चा खुद पहुंच गया, है ना, ये तो आप क्या कहते हैं कि हाँ आज हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो आपने क्या किया, टॉपिक बता दिया, ठीक है, बच्चों को थीम और स्थितियों के चिन्हित कर दिया, है ना। तो यहाँ पर सी के बाद में क्या आना चाहिए, आपका डी आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है आपका, यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगर आप इस चीज़ को रियल लाइफ से अपने रिलेट करके देखेंगे, यानी जो आपने टीचिंग ट्रेनिंग की है ना, उससे अगर जोड़ करके देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। आप सभी ने ये चीज़ें की होंगी, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्या करते हैं, बच्चों को टॉपिक भी पता चल जाता है तो हम उस पर क्या करते हैं, कुछ एक्टिविटी कराते हैं, कुछ गतिविधियां कराते हैं, उसके बारे में बताते हैं, बच्चों को नॉलेज देते हैं, है ना। और लास्ट में क्या करते हैं, हम निर्देश देते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं और विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करते हैं। क्योंकि होता था ना कि जब हमने बच्चों को त्रिभुज के बारे में सारी चीज़ें बता दी तो फिर उससे रिलेट करके हम बच्चे से क्वेश्चन भी पूछते थे कि बच्चा जो है कितना उस चीज़ को समझ पाया, है ना। जो हमने चीज़ें बच्चों को बताई, बच्चे के अंदर उस चीज़ की नॉलेज डेवलप हो भी पाई या फिर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में बी किस ऑप्शन में दे रखा था, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं, कक्षा अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर बताना है, शिक्षार्थियों की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बच्चा बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज रखे, इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि बच्चा कितना कम्युनिकेट कर पा रहा है, ठीक है, कितना संप्रेषण कर पा रहा है। मान लीजिए आपने बच्चों को सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिए, बता दिए, ठीक है, बट बच्चा कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा है, संप्रेषण ही नहीं कर पा रहा है, कुछ प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा है, तो उसका फिर क्या मतलब हो जाएगा, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है वो क्या होता है, कम्युनिकेशन, है ना, बच्चा संप्रेषण कर पाए, है ना, उसको अपने शब्दों में बता पाए। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षण के लिए संदर्भ का चयन करना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बट यहाँ पर मुख्य उत्तरदायित्व पूछा है, ठीक है। सिर्फ उत्तरदायित्व पूछा तो ये भी आपका हो जाता है, ठीक है, बट यहाँ पर मुख्य उत्तरदायित्व पूछा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों का समूहीकरण, देखिए ग्रुपिंग हो गया, लेबलिंग हो गया, ठीक है, नामकीकरण हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके एग्जाम के लिए नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं, है ना। और ग्रुप भी कैसा नहीं बनाना चाहिए, जो होमोजीनियस ग्रुप होता है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, समान क्षमता वाला ग्रुप, ठीक है, कि ये बच्चे जो है टॉपर बच्चे हैं, ये बच्चे जो है कमजोर बच्चे, इस तरीके के ग्रुप कभी भी एक क्लासरूम में नहीं बनाना चाहिए टीचर को, ठीक है। ग्रुप कैसे बनाना चाहिए, हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाना चाहिए, यानी कि अलग अलग योग्यता आधारित ग्रुप बनाना चाहिए, ठीक है, जिसमें कि हर प्रकार का बच्चा हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात गलत देखिए, शिक्षार्थियों को निर्देश देना नहीं, विद्यार्थियों को तो निर्देश देना ही नहीं है, ठीक है, ये बात आपकी एनईपी और एनसीए भी कहते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, भाषा की पाठ्यक्रम किससे संबंधित है। यहाँ पर क्या दे रखा है, शैक्षिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से, ठीक है, शिक्षार्थियों के निष्पादन का मूल्यांकन। देखिए यहाँ पर भाषा के पाठ्यक्रम की बात हो रही है, ठीक है। शैक्षिक निष्पादन हम क्या कब करते हैं, जब हम पाठ्यक्रम को पढ़ा लेते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं कि या फिर पढ़ा रहे होते हैं तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान बच्चे का क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, ताकि पता चले बच्चा कितना सीख पाए, कितना उस चीज़ के बारे में नॉलेज रख पाए, कहाँ पर उसके सीखने में कमी हो रह गई है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या दे रखा है, भाषा का पाठ्यक्रम किससे संबंधित है ना। संदर्भ का चयन और स्तरानुसार बांटना, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। यानी जब हम भाषा का पाठ्यक्रम जो डिज़ाइन करते हैं वो किस चीज़ से संबंधित होना चाहिए, सबसे पहले कि हम बच्चे के स्तर को ध्यान रखें कि बच्चा कितने लेवल का है, ठीक है। ऐसे कि ऐसा तो है नहीं कि जो कक्षा 5वीं का बच्चा है उसके लिए हम 6 स्टैंडर्ड की जो पुस्तकें होती है, जो पाठ्यक्रम होते हैं, उसको डिज़ाइन कर दे, बच्चा उसको समझ ही नहीं पाएगा, है ना, या फिर समझेगा भी तो उसमें उसको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, है ना। तो यहाँ पर बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग ही हम चीज़ें डिज़ाइन करेंगे, है ना। तो बच्चे के स्तर को ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भाषा के पाठ्यक्रम में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रबंधन, है ना। शैक्षिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, ये सारी चीज़ें हम पाठ्यक्रम डिज़ाइन करने के बाद करते हैं, ठीक है। हम पाठ्यक्रम जब डिज़ाइन कर रहे हैं उस समय की बात हो रही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, भाषा अधिगम के लिए अनिवार्य है, ठीक है।
भाषा के तत्वों में निपुणता, भाषा के नियमों का अधिगम, व्यवहारिक कौशलों में निपुणता, भाषा की कोश रचना में निपुणता। ठीक है, यहाँ पर भाषा अधिगम के लिए अनिवार्य पूछा है। यहाँ पर लैंग्वेज लर्निंग की बात हुई तो लैंग्वेज लर्निंग के लिए क्या अनिवार्य होता है, व्यवहारिक कौशलों में निपुणता। ठीक है, हमारे व्यवहारिक कौशल कितना है, ठीक है, हम कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि नियम हमें याद हो गया या फिर तत्व के बारे में जानकारी होगी तो हम सभी चीज़ को सीख गए, नहीं, हमारा जो व्यवहारिक कौशल है वो कैसा है, हमें शब्दों की नॉलेज कितनी है। ठीक है, देखिए लैंग्वेज लर्निंग तभी आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे जब आपका लैंग्वेज एक्विजिशन अच्छी तरीके से हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसी की बात हो रही है तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई एक लैंग्वेज, जैसे कि हिंदी आपको बहुत अच्छी तरीके से आती है, प्रॉपर सब कुछ पता है, तो आपके लिए इंग्लिश सीखना कहीं ना कहीं ईजी हो जाएगा क्योंकि आपको व्यवहारिक नॉलेज है ना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, भाषा अधिगम की प्रक्रिया पाठ्यक्रम किस पर आधारित है। व्याकरण, देखिए यहाँ पर प्रक्रिया की बात हो रही है, प्रोसेस की बात हो रही है। ठीक है, शब्द भंडारण नहीं, टॉपिक नहीं। प्रक्रिया का मतलब ही क्या होता है, जब हम किसी चीज़ पर कार्य करें। ठीक है, यानी कि प्रोसेस के थ्रू किसी चीज़ को सीखे। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, कार्य की। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी के जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। और ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे, है ना, थोड़े से जो है ये क्वेश्चन आपके टफ थे, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में कुछ नए क्वेश्चन बने थे उन क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर ले रखा था। हालांकि अभी आपकी हिंदी पेडागोजी की कुछ और भी क्लासेस होंगी, इसमें कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। तो ये सारी की सारी क्लासेस अभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लगभग आपकी 5 से 6 क्लासेस होंगी, इसमें कि आपकी कंप्लीट हिंदी पेडागोजी कवर हो जाएगी। ठीक है, छोटी छोटी क्लासेस होंगी, अगर आप इनको थोड़ा थोड़ा करके भी देखेंगे तो आपकी हिंदी पेडागोजी बहुत ही अच्छी यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्टूडेंट का मुझे कमेंट आया हुआ था कि पैसेज को करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो पैसेज की क्लासेस आपको कल या फिर आज इवनिंग में देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि आपको पैसेज सॉल्व करने की मैं कुछ ट्रिक बता दूंगी, आप उस चीज़ को जरूर फॉलो कीजिएगा। इसी तरीके से आपका इंग्लिश भी हो या फिर संस्कृत भी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, आप जो है उस ट्रिक के थ्रू पैसेज को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो पैसेज की क्लासेस आपको कल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो वो क्लास ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। उसमें आपको मैं 1 से 2 पैसेज सॉल्व करके ईजिली दिखाऊंगी। ठीक है, तो इसके अलावा जो आपकी हिंदी पेडागोजी की मैराथन क्लास है उसको जरूर देखिएगा, बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कवर करा रखे हैं। इसके अलावा आपको एक हिंदी पेडागोजी की और क्लासेस देखने को मिल जाएगी इंपॉर्टेंट टर्म्स के नाम से, जो आपके एग्जाम में नए नए शब्द आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट हुए हैं या फिर क्वेश्चन को थोड़ा बहुत घुमा फिरा करके आपके एग्जाम में रिप्रेजेंट किया गया, उन सभी क्वेश्चनों को मैं उस एक क्लास में कवर कराऊंगी, इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट शब्द होंगे। ठीक है, तो वो क्लास जरूर देखिएगा, बहुत ही जल्दी आपको क्लास देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आज की क्लास कंप्लीट होती है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।